Hi guys, hello. Good evening everyone. Good evening. This is Manu Mishra. Welcome back to our channel Unacademy Clat and to this session जिसमें आज हम लोग अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से स्पेसिफिकली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ करंट अफेयर्स हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इन डेप्थ उसका एनालिसिस करेंगे, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग लेंगे एंड अगेन इट्स अ लिटिल बिट अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना। कॉम्प्लेक्स माइंडसेट से कॉम्प्लेक्स है, रीजन भी क्योंकि ये थोड़ा इकोनॉमिक करंट इकोनॉमिक करंट अफेयर्स का पार्ट बच जाता है, राइट। सो इकोनॉमी में बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें थोड़ा सा डिटेल वे में एंड इवन बहुत ही प्रिसाइज वे में हम इस सेशन को कवर अप करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट, just I'll take a minute, है ना। Let me have a tech check. Let me see am I perfectly audible or not. Then we'll start. Just a second, guys. Yeah, I think seems all fine with the audibility and visibility. Yeah. Good evening everyone. Good evening. चलो, so आज हम जिस टॉपिक ऑफ द वीक करने वाले हैं, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम लोग हर हफ्ते एक टॉपिक लेके आते हैं एंड स्पेसिफिकली ऑन सैटरडे एट 6 PM ये हमारी सीरीज चल रही है एंड दिस इज द थर्ड सेशन ऑफ दैट सीरीज। फर्स्ट सेशन में अगर आपको याद होगा तो वी हैव कवर्ड अबाउट दी ह्यूमन मेटा निमोनो वायरस को लेकर, राइट। सो जो कि चाइना में बहुत ज्यादा उसके केसेस हमें देखने को मिले एंड इंडिया में भी हमें केसेस देखने को मिला, इवन दो इट डिडंट बिकेम दी अ बिगर करंट अफेयर्स और अभी तक उसका इतना इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ अगेन एट दैट टाइम वो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था। देन महाकुंभ अगेन ईयर 2025 में, अगर फ्यूचर में 2025 को अगर याद किया जाएगा ना तो वन ऑफ द मेन रीजन वुड बी दी महाकुंभ, है ना। तो महाकुंभ नॉट ओनली फॉर दिस ईयर, इवन for 144 years, for the next 144 years, this year will be remembered for the महाकुंभ, है ना, क्योंकि 144 years बाद होता है। तो महाकुंभ जैसे 45 डेज के इवेंट को उस पूरे हमने डिटेल में उसको इन डेप्थ हमने समझा था और आज थर्ड टाइम हम खड़े हुए हैं उसी सीरीज के साथ एंड आज की दिन हम जो करने वाले हैं दैट इज अबाउट दी अगेन पॉलिटी से रिलेटेड। हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है 8 पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, है ना। अब 8 पे कमीशन क्या है, 8 पे कमीशन में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पे कमीशन क्या होती है, पे कमीशन का फंडा क्या है, व्हाई वी नीड रिवाइज सैलरी क्यों चाहिए। आज मेरे को 50,000 रुपए सैलरी मिलती है, नेक्स्ट 10 ईयर्स बाद भी, है ना, नियर फ्यूचर में 10 ईयर्स में अगर मेरी सैलरी 50,000 ही हो तो वो पॉसिबिलिटी क्यों नहीं हो सकती। आप सिंपल सा आप इन्फ्लेशन करते हो ना, आप इन्फ्लेशन की बात करते हो, ठीक है, महंगाई के चक्कर में आपको सैलरी बढ़ानी पड़ती है, ठीक है, महंगाई मत बढ़वाओ ना, कंट्रोल करके रखिए, तो ये भी तो हो सकता है। लेकिन व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड आपका पे कमीशन। आपको लगता होगा यार सरकार का कहीं ना कहीं नुकसान तो होता होगा, लाखों करोड़ रुपए का आपका लाखों करोड़ रुपए का जो खजाना एक्सचेकर है वो पूरा का पूरा सैलरी में चला जाएगा, राइट, इस पे कमीशन के चक्कर में। लेकिन इससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी हमें देखने को मिलता है हमारी इंडिया की इकोनॉमी पर, बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स पर, उसको हम देखेंगे एंड एट द एंड वील जंप ऑन टू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दी सैलरी। आपने सैलरी में बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, डीए सुना होगा नॉर्मली, है ना। अगर जिनके फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रेलवेज में, डिफेंस में या फिर स्टेट में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, नगर निगम, अगर इधर कोई जॉब करता होगा तो आपको आइडिया होगा कि इनके सैलरी स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज बेसिक पे एंड डीए, कि डीए होता है, राइट। तो डीए कभी कभी बेसिक पे से भी ज्यादा हो जाता है, तो है क्या अल्टीमेटली वो हम समझेंगे एंड एट द लास्ट वील ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट दी कि जो सेवेंथ पे कमीशन थी, और सेवेंथ पे कमीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुई कब, इन द ईयर ऑफ 2014 कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, बट रिकमेंडेशन कब दी, 2016 में, और 2016 नवंबर मंथ में उसको इंप्लीमेंट कर दिया सेवन पे कमीशन को। लेकिन सेवन पे कमीशन बैठी कब, दैट इज आपका 2014, और 8 पे कमीशन बैठी कब, दैट इज आपका 2025, जैन 2025 में बैठ जाएगी, है ना। और रिकमेंडेशन कब देगा, एक साल बाद 2026 में, क्योंकि 2026 में सेवन पे कमीशन जो है वो एक्सपायर हो रहा है। हर पे कमीशन का ना, रिकमेंडेशन का, पे कमीशन का एक टाइम लिमिट होता है एंड दैट टाइम लिमिट इज 10 years। आफ्टर एवरी 10 years पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होती है टू रिवाइज दी सैलरी एंड अलायंस, राइट।
तो उस 7th पे कमीशन में क्या रिकमेंडेशन दी गई, उन सारी चीजों को हम देखते हुए चलेंगे, और किस बेसिस पर, व्हाट इज द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब भी हम कोई प्राइस कैलकुलेट करते हैं या फिर हम किसी प्रोडक्ट को एमआरपी देते हैं, तो हमारे पीछे कैलकुलेशन होती है कि भाई इस प्रोडक्ट को बनाने में, इस गुड को बनाने में मेरा इतना रॉ मटेरियल लग गया, इतना मेरा लेबर लग गया, इतना मेरी पैकेजिंग लग गई, एंड दिस इज व्हाट माय प्रॉफिट इज, राइट। शार्क टैंक देख रहे होगे, है ना, तो शार्क टैंक से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑब्वियसली बात है ना, तो वी यूज टू हैव अ फॉर्मूला टू डिसाइड सम इकोनॉमिक इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल, है ना। और यहां पर सैलरी की बात हो रही है कि सैलरी इंक्रीज हो रही है, बट किस बेसिस पे करोगे आप, तो वो बेसिस क्या है, वो कौन सा फॉर्मूला है, और 7th पे कमीशन में किस फॉर्मूले का यूज किया गया था, वो सारी चीजों को हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये सेशन थ्योरेटिकल होने वाला है। थ्योरेटिकल का मतलब है इसमें कोई इमेजेस मैप नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, इमेजेस मैप, रीजन बीइंग क्योंकि इट्स अ इकोनॉमी वाला पार्ट, है ना। तो इकोनॉमी में अंडरस्टैंडिंग चलती है, इकोनॉमी में यू कैन इमेजिन, आप इमेजिनेशन भी रख सकते हो, बट इट्स नॉट कंपैरेटिवली टू दी इजियर आपका इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस इजराइल पैलेस्टाइन हो गया, ईरान ईरान को लेकर क्राइसिस हो गई, या फिर रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, या फिर यूएस का हमें कुछ समझना है, या चाइना को समझना है, इंडो पैसिफिक रीजन, तो वो हमें मैप के थ्रू ना वो क्लियर हो जाता है, बिकॉज एक इमेजिनेशन होती है कि हाँ यहाँ पर कुछ हो रहा होगा। बट इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम आती है जो बोरिंग भी बनाता है उस चीज को, थोड़ा थ्योरेटिकल है तो उसको समझना भी उसको जरूरी है, राइट। तो चलो, तो हम समझते हुए चलेंगे, इमेजेस नहीं मिलेंगी, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बट एक बार अगर समझ में आ गया तो इससे इंटरेस्टिंग चीज कुछ नहीं है, बिकॉज दिस इज व्हाट द रियलिटी इज, इकोनॉमी इज अर्थ। अर्थ मतलब होता है मनी, मनी मतलब दैट्स why one of the main reason that's why you are studying, right। अगर पैसा फैक्टर नहीं होता तो शायद लोग एंजॉय कर रहे होते लाइफ, बट पैसा एक फैक्टर है जिसके चलते हम लोग मेहनत करते हैं, है ना। तो अगेन उस चीज को समझते हुए चलेंगे, तो इंटरेस्टिंग है। नाउ सो सबसे पहले व्हाई इन द न्यूज, तो व्हाई इन द न्यूज इसलिए क्योंकि यूनियन कैबिनेट, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने चेयर करा था, है ना, उस अप्रूवल दे दिया है अबाउट व्हाट, फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 8th पे कमीशन। तो 8th पे कमीशन यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया, और दिस मंथ और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ तक आपका पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, है ना। अब ये जो पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होने वाली है, स्टैब्लिश होने वाली है, दैट इज द 8th पे कमीशन। तो भैया 8th पे कमीशन क्या है, देखा जाए तो 8th पे कमीशन को लेकर जो अप्रूवल दिया गया सरकार के द्वारा, मतलब यूनियन कैबिनेट के द्वारा, है ना, कब दिया गया, ऑन 16th ऑफ जैन 2025 अप्रूवल दे दिया। अब कॉन्स्टिट्यूट होगी, तो देखा जाए तो 8th पे कमीशन में कौन कौन होने वाला है, चेयरमैन होंगे एंड आपके 2 मेंबर्स होने वाला है, राइट, चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स। दैट मींस कि 8th पे कमीशन जो है इट विल हैज 3 मेंबर कमिटी, है ना। तो ये 3 मेंबर कमीशन होने वाला है, ये दिमाग में रखिएगा। 3 मेंबर कमीशन इंक्लूडिंग चेयरमैन, करेक्ट। चलो, अब ये जो पे कमीशन होती है, ये पे कमीशन है कैसी बॉडी, जैसे फाइनेंस कमीशन है, तो फाइनेंस कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन उसको स्टैब्लिश किया जाता है, राइट। तो वैसे ही पे कमीशन क्या है, तो पे कमीशन एक प्रपोज्ड बॉडी है, तो वो कहीं हमारे देश के संविधान में नहीं दिया गया है, हमारे देश के किसी भी लॉ में नहीं दिया गया है ना, किसी स्टैट्यूट में या किसी लॉ में या किसी एक्ट में मेंशन किया गया हो कि नहीं भैया आपका जो आपका पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए आफ्टर 10 इयर्स, नहीं, ये सरकार के द्वारा एक कस्टम था, राइट, गवर्नमेंट ने कस्टम स्टार्ट किया था, है ना। एंड दैट कस्टम इज अबाउट व्हाट, दैट कस्टम इज के एवरी 10 इयर्स में हमारे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, है ना, सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी सैलरीज, उनका अलाउंस, उनका उनका जो भी उनको पर्क्स मिलते हैं, उनको थोड़ा रिवाइज किया जाएगा, उनको चेंज किया जाएगा, क्योंकि हमें महंगाई को भी देखना है, हमें ऑब्वियसली बात है, हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनके फाइनेंशियल वेलबींग के बारे में भी बात करें, राइट। तो इसीलिए ये प्रपोज्ड बॉडी है जो कि सरकार प्रपोज करती है, तो ये प्रपोज्ड बॉडी है इंडिया के अंदर, जिसका काम होता है रिव्यू करना। अब ये क्या रिव्यू करती है, सैलरीज, ध्यान समझिएगा, है ना। लोगों को लगता है कि पे कमीशन तनख्वाह बढ़ गई, अरे तनखे में क्या क्या चीजें होती हैं, सैलरीज होती है, अलाउंस होता है, अलाउंस का मतलब जैसे तुमने सुना होगा कि भाई डीएम की सैलरी ना 1 या 1.5 लाख होती है, लेकिन सब लोग डीएम बनना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि बंगलो मिलता है, कार मिलती है, पेट्रोल मिलता है, आपको आपको अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, ये चीज। देन
पेंशन बेनिफिट्स, तो जो भी आपको पेंशन बेनिफिट्स होते हैं, पेंशन बेनिफिट्स में भी कहीं ना कहीं आपका इंक्रीमेंट होता है पे कमीशन के द्वारा। किसके लिए? फॉर ऑल दी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दो तरीके के होते हैं। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं जो कि केंद्र सरकार के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरे आपके आपके सरकारी कर्मचारी होते हैं जो राज्य सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जिनको हम स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बोलते हैं। तो ये जो पे कमीशन है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करी, तो ऑब्वियस सी बात है ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के सैलरीज, अलाउंस और पेंशन बेनिफिट्स को रिव्यू करेगा। राज्य सरकार के जो है तो राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना पे कमीशन बिठाने की। तो स्टेट के अंदर जो स्टेट के एम्प्लॉइज हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पे कमीशन बिठाती है। लेकिन अगेन कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि हर 10 साल में, तो इसीलिए आप हर स्टेट में ना डिफरेंस देखोगे। इवन पुलिस में भी सैलरीज का बहुत डिफरेंस है, आप दिल्ली में देखो और यूपी में देखो और कहीं और देखो, सैलरीज का बहुत डिफरेंस नजर आएगा। दूसरा, आपका नंबर ऑफ पे कमीशंस और उसके बीच में जो ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। करेक्ट? तो वही चीज यहां पर बताई गई। अब ये कमीशन जो है, जो 8 पे कमीशन, ये फोकस करेगा ऑन व्हाट? ऑन इंक्रीजिंग दीज बेसिक पे एंड अलाउंस। कितने एम्प्लॉइज पे इफेक्ट पड़ने वाला है पॉजिटिवली फाइनेंशियली? दैट इज 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड 65 लाख पेंशनर्स। पेंशनर्स कौन होते हैं? रिटायरमेंट के बाद जिनको पेंशन मिलती है ना। 8 पे कमीशन जो है वो फॉर्म्ड हो रही है 10 ईयर के गैप के बाद, 10 साल के गैप के बाद, है ना। देखा जाए तो 7th पे कमीशन थी इसके पहले, जो कि इंप्लीमेंट हुई थी कब? आपका जैन 2016 में। और 7th पे कमीशन जो है वो एंड कब होगी, मतलब उसका ड्यूरेशन कब खत्म हो रहा है? दिसंबर 2025 में। तो जैन 2026 मतलब नेक्स्ट ईयर जैन मंथ से आपकी नेक्स्ट पे कमीशन दैट इज 8 पे कमीशन जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। क्लियर? अब इसका गोल क्या है पे कमीशन का? इसका गोल, कमीशन चाहती क्या अल्टीमेटली? तो कमीशन का गोल ये है कि इन्फ्लेशन को एड्रेस करे, है ना। आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसको इंक्रीज किया जाए। किसके किसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन को एड्रेस किसको करना है? एम्प्लॉइज को, कर्मचारियों को, और जो रिटायरीज हैं, मतलब जो रिटायर हो गए, राइट। दैट इज व्हाट द 8 पे कमीशन इज। नाउ पे कमीशन क्या होती है? ये तो समझ में आ गया कि हाँ भाई पे कमीशन है जो कि सैलरी रिवाइज होता है हर 10 साल में, और अभी ये 8 पे कमीशन है। लेकिन थोड़ा डिटेल्ड वे में देखा जाए तो पे कमीशन जो है एक बॉडी है, कौन सेटअप करता है? केंद्र सरकार, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? रिव्यू, रिकमेंडेशन, चेंज टू दी सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ द एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। कंपोजिशन कौन होता है पे कमीशन का? किसके अंदर आती है, किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है पे कमीशन? दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ना टोटल 5 डिपार्टमेंट है। हाउ मेनी डिपार्टमेंट? टोटल 5 डिपार्टमेंट्स है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। और उसमें से जो एक डिपार्टमेंट है जो कि एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चे का डिपार्टमेंट, एक्सपेंडिचर, क्योंकि सैलरी केंद्र सरकार का खर्चा है ना, तो वही डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है उसके एम्बिट में आती है पे कमीशन। और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वन ऑफ दी आपकी डिपार्टमेंट है आउट ऑफ 5। देन पे कमीशन यूजली कॉन्स्टिट्यूट होती है इन एवरी 10 ईयर्स। तो लिखा है ना यूजली कॉन्स्टिट्यूट, दैट मीन्स कहीं ये लिखा नहीं है, इट्स नॉट अ लॉ कि हर 10 साल में कॉन्स्टिट्यूट होगी। यूजली मतलब सरकार के ऊपर है, सरकार हो सकता है तो उसको 12 साल भी कर सकती है, तो अगर ज्यादा है तो उसको 8 साल भी कर सकती है। 10 ईयर्स है समथिंग जो कस्टम है, चलन को आप तोड़ सकते हो, उसमें कोई फॉल्ट नहीं होता, राइट। एवरी 10 ईयर्स। जैसे सती प्रथा थी, चलन था, कस्टम था, सती कोई लॉ नहीं था, लेकिन सती गलत था ना, तो सती को अबॉलिश किया ना, तो कोई कोई गलत काम हुआ क्या? नहीं। तो कस्टम को आप चेंज कर सकते हो, आपका ऑब्वियसली बात है विद द जनरेशन, विद द अपग्रेडेशन। नाउ वही बताया गया कि जो फर्स्ट पे कमीशन है वो कब बनी थी? 1946 में। तो 46 है ना, 56, 66, 76, 86, 96, राइट, 96। देन आपका 2006, 16, और आपका आपका ये 8 पे कमीशन है ना, टोटल 8 पे कमीशन हो गई। ये चीज बताया गया। द लेटेस्ट पे कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? 2014 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, इंप्लीमेंट हुई आपका 2014 से 16 से। रिकमेंडेशन जो है 2016 में आई, और करेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो पेंशनरीज जो है उनको जो सैलरी मिलती है वो 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन पे मिलती है। अब आगे बताया गया कि ये कोई मैंडेटरी नहीं है,
आपके गवर्नमेंट के लिए कि वो एक्सेप्ट करे रिकमेंडेशन ऑफ द पे कमीशन, है ना। अगर पे कमीशन कुछ रिकमेंड कर रही है कि इतना इंक्रीज कर दो, तो इट्स नॉट कंपलसरी कि केंद्र सरकार को वो मानना पड़ेगा। रिकमेंडेशन जो है पे कमीशन की बाइंडिंग नहीं होती, है ना। इट्स अप टू फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपका एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकती है। उसको लगता है कि नहीं इतना नहीं, इतना बढ़ाना चाहिए, तो वो इतना बढ़ा देती है। क्लियर? तो ये पे कमीशन है। नाउ पे कमीशन जरूरत क्यों पड़ती है? ऑब्वियस सी बात है, सैलरी रिवीजन के लिए। ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए, आप इन्फ्लेशन, आपकी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के चक्कर में लिविंग और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता हुआ चल रहा है ना। तो इन सारे फैक्टर्स को भी हमें देखना होता है। तो इसलिए इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक कंडीशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, आपका प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स, उनकी वजह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मतलब केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉइज की सैलरी को रिवाइज करे। देन रिपल इफेक्ट ऑन अदर सेक्टर्स, अदर सेक्टर्स पे भी इंपैक्ट आता है। अदर सेक्टर्स पे कैसे? आप खुद सोचो, जब केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ेगी तो आपकी जो राज्य सरकार के एम्प्लॉइज हैं वो भी डिमांड करेंगे, तो उनकी भी बढ़ेगी। उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स जो है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी डिमांड बढ़ेगी कि भाई हम तो इससे अच्छा एक सरकारी नौकरी कर ले, हम प्राइवेट जॉब क्यों कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं ना कहीं आपका इंक्रीमेंट होगा, तो इसलिए उसका रिपल इफेक्ट आता है। तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पे कमीशन की रिकमेंडेशन को रेफर मानते हैं, रेफरेंस लेते हैं, और उस बेसिस पर वो इंक्रीज करते हैं सैलरीज। ठीक है। और थर्ड, सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी क्यों? ऑब्वियसली बात है, ये कहीं ना कहीं इनकम डिस्पैरिटी को रिड्यूस करने में मदद करता है। सरकारी कर्मचारी थोड़ा सा फाइनेंशियली और स्ट्रांग हो जाता है ना। तो इनकम डिस्पैरिटी जो होती है इन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आती है। क्लियर? खत्म होती हुई नजर आती है। तो ये आपके पे कमीशन की जरूरत थी, राइट? दैट्स व्हाई वी नीड पे कमीशन। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सेवेंथ पे कमीशन जो थी उसका क्या रिकमेंडेशन था? तो उन्होंने बोला कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है ना, तो सरकारी कर्मचारी का मिनिमम पे और मैक्सिमम पे फिक्स होना चाहिए। कि अगर सबसे लो ग्रेड पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी मिनिमम सैलरी कितनी होगी, और जो हाईएस्ट पोस्ट पे बैठा हुआ है केंद्र सरकार में उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम टू मैक्सिमम फिक्स्ड होती है। तो मिनिमम सैलरी सेवन पे कमीशन ने कितना बोला था? दैट इज 18,000 पर मंथ, 18,000 पर मंथ। मतलब आप किसी भी सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ना, है ना, कोई भी ग्रुप डी उससे भी नीचे अगर कोई होता है, तो मिनिमम पे आपको 18,000 मिलेगा, मिलेगा मिनिमम 18,000। और ये जो है ये आपके इस फॉर्मूले के बेसिस पर कैलकुलेट किया गया, एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज व्हाट? आपका एरकरॉड फॉर्मूला, राइट? आपका एक्रोइड फॉर्मूला, एक्रोइड फॉर्मूला। अब इस एक्रोइड फॉर्मूले में क्या होता है? इस एक्रोइड फॉर्मूले में हम सिर्फ इन्फ्लेशन को फैक्टर नहीं मानते, सिर्फ महंगाई को अकेला फैक्टर नहीं मानते, कॉस्ट ऑफ लिविंग को अकेला फैक्टर नहीं मानते, बल्कि आपकी परफॉर्मेंस को भी फैक्टर माना जाता है ना। मान के चलो कि दो लोग हैं, राइट? दो दो इंस्पेक्टर है। अब एक इंस्पेक्टर जो है उसकी परफॉर्मेंस कहीं ज्यादा बेहतर है आपके दूसरे इंस्पेक्टर से, लेकिन जब सैलरी इंक्रीमेंट की बात आई तो दोनों की सैलरी सेम नंबर पे इंक्रीज हुई। तो आप मुझे बताओ, जो अच्छा काम कर रहा है उसको आप मोटिवेट कैसे करोगे? सो कहीं ना कहीं एक मॉनेटरी बेनिफिट भी मोटिवेशन की तरह काम करता है ना। सो इसीलिए जो अच्छा परफॉर्मेंस देगा उसकी सैलरी और इंक्रीज होगी, ये इस फॉर्मूले में बताया गया। तो बता, इसमें क्लियरली स्टेट किया गया कि सैलरी हाइक्स डिटरमाइन होगी किस बेस पर? एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बेस पर और इन्फ्लेशन की वजह से, मतलब महंगाई और परफॉर्मेंस दोनों देखा जाएगा। मैक्सिमम पे कितना होगा? तो मैक्सिमम पे वुड बी 2,25,000 पर मंथ, मतलब 2,25,000 से ज्यादा आपकी सैलरी नहीं होने वाली है। जो टॉप मोस्ट पोस्ट में बैठा हुआ है ना, मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी भी, उससे उसकी सैलरी इतनी होगी, इसके ऊपर नहीं जाने वाली। ठीक है, एपेक्स लेवल। और बताया गया फॉर कैबिनेट सेक्रेटरी की अलग है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी की है 2,50,000। बाकी एपेक्स लेवल मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी इन सब की, सो दैट इज 225, एंड यहाँ पर आपका कैबिनेट सेक्रेटरी 250। नाउ न्यू पे स्ट्रक्चर आ गया था, तो बताया गया कि पे स्ट्रक्चर में चेंज किया गया। तो क्लियरली यहाँ पर बोला गया है कि कंसिडरिंग द इशू रेज रिगार्डिंग द ग्रेड पे स्ट्रक्चर विद द व्यू ऑफ ब्रिंगिंग द ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ पे बैंड आपका इन ग्रैंड पे हैज बीन डिस्पेंस्ड विद एंड अ न्यू पे मैट्रिक्स हैज बीन डिजाइन्ड।
तो एक नया पे मैट्रिक्स बनाया गया था, मतलब बेसिक पे, डीए, आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ना, आपका हाउस रेंट अलाउंस, तो ये पूरा आपका सैलरी मैट्रिक्स होता है, पे स्ट्रक्चर होता है। कि पे स्ट्रक्चर में अगर आप देखो ना, तो ये तो देखो आपकी सरकारी नौकरी लगी आपको बैंक में क्लर्क की। अब बैंक में क्लर्क का काम क्या होता है, बेसिकली जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उनको अलाइन करना, डॉक्यूमेंटेशन को आगे बढ़ाना, ये उनका काम है। तो उस काम के लिए इनको पैसा मिलता है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक, जिसको हम बोलते हैं सैलरी, राइट, जिसको हम बोलते हैं सैलरी। अब ये जो सैलरी है, ये सैलरी में आता है क्या, बेसिक पे, और बेसिक पे के साथ डीए, ये दो जो चीज होती है इनको हम सैलरी में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब ये जो आपको पैसा मिल रहा है ना, ये पैसा मिल रहा है इस काम के लिए, लेकिन अब आप केंद्र सरकार के एम्प्लॉई हो, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार आपको ये बोलेगी, देखो आप अपने घर से ऑफिस आते हो तो आपका पेट्रोल का खर्चा होता है, तो भैया हम आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस देंगे। तो वो अलाउंस है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, कि आप आ रहे हो ना ऑफिस, पेट्रोल खर्चा हो रहा है, देन आप बॉर्न हुए, आपका घर भोपाल में है बट आपकी जॉब मुंबई में है, तो भाई मुंबई बहुत महंगा है, इसीलिए हम आपको हाउस रेंट अलाउंस देंगे। तो ये बेनिफिट्स होते हैं, राइट, ये बेनिफिट्स होते हैं। तो वही, तो ये सारे स्ट्रक्चर चेंज किए गए। तो पहले 7th पे कमीशन के पहले बेसिक पे कुछ और था, डीए कुछ और था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ और था, आपका क्या बोलते हैं इसको, दिस थिंग, हाउस रेंट अलाउंस कुछ और था। तो वो पूरा पे मैट्रिक्स होता है, तो पे मैट्रिक्स को पूरा क्या किया गया, चेंज किया गया। सो दिस इज व्हाट द रिकमेंडेशन गिवन बाय द 7th पे कमीशन। एंड लास्ट में हमें जो देखना है, दैट इज अबाउट डियरनेस अलाउंस के डीए क्या है। देखो आपको आपको किसी जॉब पे रखा गया, उस जॉब का जो मिनिमम पे है, जैसे आपको, आप सरकारी प्लम्बर बन गए या फिर आप डीएम बन गए, तो डीएम बनने का ना बताया जाता है कि डीएम बनने का ना ये मिनिमम पे होता है, तो वो मिनिमम पे आपको दे दिया। जैसे अब डीएम मुंबई का भी डीएम होगा, आपका दिल्ली का भी डीएम होगा, है ना, कलेक्टर बोलते हैं वैसे, आपका आपका छोटे शहर टियर 3 सिटी, जैसे मान के चले डीएम झांसी, है ना, टियर 3 सिटी, टियर 2 सिटी भोपाल, तो अब यहां पर भी सब जगह डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कई जगह कलेक्टर बोला जाता है। आप मुझे बताओ, क्या सबकी सैलरी बराबर होती होगी, नहीं। जो मुंबई में रह रहा है वो महंगा है, तो उसकी सैलरी ज्यादा होगी, लेकिन डीएम का काम जो बैठा है भोपाल में और मुंबई में जो बैठा है, काम तो सेम है, तो उस काम के लिए उनको बेसिक पे मिलता है, क्या वो काम कर रहे हो, दैट इज बेसिक पे। लेकिन जो डीए है, वो डीए क्या है, ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि आप मुंबई में रहते हो, तो मुंबई में आपके खर्चे ज्यादा होंगे, राइट, खर्चे ज्यादा मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका जो आयन वाला है वही आपको 20 रुपए पर कपड़े में आयन करेगा, भोपाल में 10 रुपए हो जाएंगे, झांसी में 5 रुपए हो जाएंगे। तो ये इन्फ्लेशन एडजस्ट किया जा रहा है ना, और इस हिसाब से सैलरी को एडजस्ट करने के लिए इन्फ्लेशन के हिसाब से और मेट्रो सिटीज के हिसाब से और अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल के हिसाब से आपका डीए इंक्लूड किया जाता है, जिसको हम डियरनेस अलाउंस मिलते हैं। तो डियरनेस अलाउंस जो है, जो कि सरकार पे करती है अपने एम्प्लॉइज को और पेंशनरीज को, जिससे इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा कम हो सके, मतलब ऑफसेट हो सके। अब देखा जाए जो इंपैक्ट है इन्फ्लेशन का, वो वेरी करता है, ऑब्वियसली बात है, लोकेशन टू लोकेशन। एंड इफ यू आर इन मुंबई, तो ऑब्वियसली बात है महंगाई ज्यादा है, बट इफ यू आर इन अ टियर 3 सिटी, देन इट्स नॉट, इफ यू आर इन अ रूरल एरिया, देन इतनी ज्यादा महंगाई नहीं नजर आएगी, है ना। तो लोकेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए डीए भी कैलकुलेट होता है उसके अकॉर्डिंगली। ये कैलकुलेट होता है किस बेस पे, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फ्रॉम द लास्ट 12 मंथ्स। सो लास्ट 12 मंथ्स का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखा जाता है, कितनी महंगाई बढ़ी है हर साल, और उस हिसाब से इनका डीए भी ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, डीए भी ऊपर नीचे होता रहता है। सो दिस इज व्हाट डीएनएस अलायंसेस। सो या, सो गाइस, दिस इज व्हाट दी सेशन अबाउट दी 8 पे कमीशन। आई होप आपको इस पे क्लैरिटी मिली होगी, आपको समझ में आया होगा कि पे कमीशन क्यों बिठाते हैं, पे कमीशन है क्या, 8 पे कमीशन के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना, और 7 पे कमीशन में क्या क्या चेंजेस हुए थे, और क्या फॉर्मूला होता है, और डीए क्या है, डीएनएस अलाउंस क्या है। सो गाइस, दिस इज ऑल। बाकी इफ यू लव दिस सेशन, do click on the like button, do subscribe to our channel and do promote this session to many आपका many kids, उनको भी इस सेशन का बेनिफिट मिले। बाकी इसके जो नोट्स हैं, राइट,
इसके जो नोट्स हैं, जो आपको अगर नोट्स चाहिए, टू दी पॉइंट नोट्स चाहिए, तो यू कैन जस्ट ज्वाइन दिस ग्रुप TITANS टाइटन 786, है ना। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, एंड इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद यू कैन गेट दिस PDF जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। सर समवेयर इट इज रिटन 1947 से बेटा इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ होगा, बट कॉन्स्टिट्यूट हैपेंड इन 1946, फिर वो 10 साल में होना स्टार्ट हो गया, ऐसा है। चलो, सो दैट्स ऑल, बाकी मिलते हैं मॉर्निंग में। कल मॉर्निंग हमारी मैराथन है, तो मैराथन हम लोग ज्वाइन करेंगे, जो भी ओलिट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, राइट, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे MSCT हो चाहे CUET हो। तो कल मॉर्निंग 9 AM से स्टार्ट होगा, right? So I'll take a marathon from 2 to 4 PM, right? 2 PM to 4 PM I will take my session of current affairs, last 2-3 months के अपन वन लाइनर्स के MCQs को सॉल्व करेंगे, है ना। बाकी दैट्स ऑल, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय द डे, बाय बाय गाइस, बाय बाय।